हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम 4th सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री इंग्लिश का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में। तो इसमें आपको 5 स्टोरीज़ दी गई हैं, तो वो आपको एक एक करके हम समझ लेते हैं वो सारे स्टोरीज़ में क्या क्या बताया है। सबसे पहली स्टोरी है आपकी द डिस्पेंसर ऑफ होली वाटर, जो कि लिखा है गाय डे मोपेसेंट ने। ये स्टोरी पॉजिटिविटी स्किल्स पे डिपेंड करती है। इस कहानी में जो इंसान है, जो बंदा आपको बताया है, वो विलेज के आउटसाइड जो हाई रोड था वहाँ पे उसका एक छोटा सा घर था। वहाँ पे उसने घर के साथ साथ ही अपना एक व्हीलराइट का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। व्हीलराइट यानी जो पहिया बनाने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें व्हीलराइट बोला जाता है। तो उन्होंने जो इंसान की हमारी स्टोरी है, उन्होंने व्हीलराइट का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। उन्होंने अपने पड़ोसी के ही मतलब उनके पड़ोस में ही एक फार्मर रहते थे, जिसके बेटी से उन्होंने शादी कर ली थी। और अब वो और उनकी वाइफ मिल के बिज़नेस संभालते थे, पर उनको कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, बच्चे नहीं थे उनको, और इसके वजह से वो हमेशा दुखी रहते थे। फाइनली उनको एक बच्चा होता है, सन होता है, जिसका नाम उन लोग जीन रखते हैं। वो दोनों मतलब कि वो जिसकी स्टोरी है वो और उसकी वाइफ दोनों मिलके जीन को बहुत प्यार करते थे और कभी भी उसे अपने नज़रों से दूर होने नहीं देते थे। जब जीन 5 साल का हुआ तो वहाँ से उसी के घर के सामने से कुछ माउंट बैंक्स लोग पास हो रहे थे और वहीं पे उन्होंने टेंट अपना लगा लिया था टाउन हॉल स्क्वायर में ही। तो जीन ने इन सारों लोगों को देखा और उनको देखते ही उसने अपना घर छोड़ के उनके पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद उसके पापा ने काफ़ी सर्च किया कि कहाँ गया है जीन, पर उन्हें वो मिला ही नहीं, कहाँ चले गया है। इसी सर्च करने के बाद उन्हें उनका बेटा यानी कि जीन कुछ डॉग्स और कुछ गोट्स के बीच में दिखा, जहाँ पे वो काफ़ी आवाज़ें निकाल रहा था और हंस रहा था सारे डॉग्स और गोट्स के बीच में बैठ के। कुछ दिनों बाद मतलब 3 दिनों बाद जब व्हीलराइट और उसकी वाइफ, व्हीलराइट यानी कि जो जिसकी कहानी चालू है हमारी, तो वो व्हीलराइट और वाइफ दोनों बैठ डिनर के लिए जमा हुए थे, तभी उनकी नज़र जाती है कि उनका बेटा यानी कि जिन घर में तो है ही नहीं। तो वो जाते हैं गार्डन में देखने, वहाँ पे भी उन्हें वो नहीं मिलता है। तो उसके पापा यानी कि व्हीलराइट जाते हैं रोड पे, वहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश चालू होती है। उसका नाम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लेना स्टार्ट करते हैं। रात भी बहुत करीब आ जाती है, बट फिर भी वो नहीं मिलता है कहीं भी। काफ़ी डरावनी आवाज़ें आने लग जाती है। डरावनी आवाज़ें और अंधेरे की वजह से काफ़ी डरावना माहौल हो चुका होता है। फिर भी फादर लगे हुए होते हैं उनके बेटे को ढूंढने में। कई बार ऐसा हो रहा था कि आवाज़ आ रही थी, फादर को लग रहा था इस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है, पर वो वहाँ से ना होते हुए बाद थोड़े देर में ही उन्हें लगने लगता था कि इस डायरेक्शन से नहीं तो दूसरे डायरेक्शन से आ रही है। इस तरीके से सिर्फ उनको भ्रम हो रहे थे और वो इतने डरावने माहौल में भी सिर्फ जीन जीन करके चिल्ला के अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे ताकि उनका बेटा अगर कहीं पे भी डार्कनेस में छुपा है, अंधेरे में छुपा है, कहीं पर भी छुपा है तो वो मिल जाए। अंधेरा और गहरा होते जा रहा था। स्ट्रे एनिमल्स भी बाहर आ रहे थे उसकी आवाज़ सुन के। और वो व्हीलराइट की जो वाइफ थी वो घर के सामने ही एक स्टोन रखा था, उस पे बैठ के रुकी हुई थी कि कब मेरा बेटा आएगा, कब व्हीलराइट आएगा उसके बेटे को लेकर। मॉर्निंग हो जाती है, सुबह हो जाती है, फिर भी वो दोनों नहीं आते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। दोनों मतलब व्हीलराइट और व्हीलराइट की वाइफ दोनों धीरे धीरे उनकी एज बढ़ते रहती है, उम्र बढ़ती रहती है और उनका सन ना मिलने की वजह से वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसी चक्कर में उन लोग अपना हाउस जो था उनका एक जो छोटा सा हाउस था उनका विलेज के बाहर ही, तो वो सोल्ड कर देते हैं, वो बेच देते हैं और अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने हिल साइड जो शेफर्ड्स रहते हैं उनसे भी इंक्वायरी की, तो उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेड्समैन यहाँ से गए थे, पर उनका बेटा बहुत दिनों पहले खो चुका होता है, इसीलिए किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। व्हीलराइट को लगता है कि उनका बेटा अब तक तो अपना नाम भी भूल चुका होगा
और उसके विलेज का नाम भूल चुका होगा, अपने पेरेंट्स के बारे में भी भूल चुका होगा, और इसीलिए वो अपनी होप धीरे धीरे खो रहे थे और धीरे धीरे उनका पैसा भी ख़त्म हो रहा था। उनके पास जितने पैसे थे वो भी ख़त्म होने को आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया कि काम करना स्टार्ट किया। वो दूसरों के फार्म में जाते थे और वहाँ पे थोड़ा बहुत जितना काम हो सके वो करते थे, उनसे जितना हो सके वो करते थे, और उसके बदले में वो कुछ अपने लिए खाना पीना का इंतज़ाम करते थे। वो दूसरों के टेबल पे कुछ बचा कुचा खाना रहा तो वो उन लोग खा लेते थे और ग्राउंड पे ही सोते थे। जैसे जैसे वो वीक हो रहे थे, जैसे जैसे वो कमज़ोर हो रहे थे, वैसे वैसे वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब उनको कोई एम्प्लॉयमेंट दे भी नहीं रहा था। इसलिए उन्हें मजबूर होके हाई रोड्स पे भीख मांगनी पड़ रही थी। उन्हें जैसे तैसे करके ब्रेड मिल जाता था और उसे वो शांति से चुपचाप खा लेते थे। एक बार एक इन कीपर था, उसे उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी। तब उन्होंने वो इन कीपर ने वो विलराइट को बताया कि मुझे कुछ एक इंसान के बारे में पता है जिसकी ऐसे ही बेटी गुम गई थी और वो उसे पेरिस में मिली थी। और ये सुनते ही विलराइट और उसके वाइफ ने डिसाइड किया कि वो पेरिस जाएंगे। जब वो पेरिस पहुँचे तो उन्होंने इतनी बड़ी सिटी देख के और वहाँ के भीड़ देख के वो काफ़ी डर गए, पर उन्हें बहुत होप थी कि वहाँ पे उनका बेटा मिल ही जाएगा उन्हें। पर उनको फिर भी डर था कि मिलेगा भी तो हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अब तो काफ़ी साल हो चुके थे, अब उनके बेटे की शक्ल भी चेंज हो चुकी होगी। उन्होंने लास्ट टाइम कब देखा था, जब वो 5 साल का था, यानी काफ़ी छोटा था। अब वो हर जगह जाने लगे, हर जगह विज़िट देने लगे, चाहे वो कोई भी स्ट्रीट हो या फिर जहाँ पे कुछ ज़्यादा लोगों की भीड़ जमी हो, वहाँ पे जाकर देखने लगे। कहीं पर भी जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है हमारे बेटे के बारे में, तो वो वहाँ पे हर किसी की शक्ल देखकर उन्हें अपना बेटा मिलता है क्या, ये देखने लगे। हर संडे को वो चर्च के डोर पे खड़े रहते थे। वहाँ पे जितनी भी क्राउड रहती थी, भीड़ रहती थी, जितने लोग आते थे जाते थे, उन सबको वो देखा करते थे और उसमें से कोई फैमिलियर फेस दिखता है क्या, ये रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करते थे। अब उसी भीड़ में उन्हें एक ओल्ड डिस्पेंसर ऑफ होली वाटर मिलता है, यानी होली वाटर यानी पवित्र पानी जो रहता है। चर्च में पवित्र पानी छिड़कने वाला एक बंदा होता है, एक मैन होता है, तो वो उन्हें मिलता है। उन्होंने भी ऐसी ही एक सैड स्टोरी सुनाई होती है जिसके लिए विलराइट और उनके वाइफ को काफ़ी सिंपैथी लगती है और उन दोनों के बीच में, विलराइट और उनके वाइफ और वो ओल्ड डिस्पेंसर के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब वो एक साथ रहने लगते हैं तीनों। सिटी से कुछ ही दूरी पे एक छोटा सा घर रहता है, वहाँ पे टॉप फ्लोर पे इन लोग रहते हैं। जब भी होली वाटर डिस्पेंसर बीमार रहता था तब विलराइट उसकी जगह ले लेता था। तो इतनी अच्छी दोस्ती उन दोनों के बीच में हो गई थी। धीरे धीरे विंटर आया, सर्दी आई, तो काफ़ी सर्दी थी और वो जो होली वाटर स्प्रिंकलर था यानी डिस्पेंसर था, उसकी मौत हो गई और इसीलिए वो डिस्पेंसर के जगह विलराइट को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो उन्हें रिप्लेस करें। और इसीलिए वो रोज़ मॉर्निंग में सुबह जाते थे और वहीं सेम प्लेस पे वो बैठते थे और वहाँ पे बैठे बैठे वो हर एक शख्स को देखते थे, घूरते थे कि कहीं उनका बेटा उन्हें मिल जाए। वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे अब तक और अब वो ज़्यादा कमज़ोर होने लग गए थे, जिसके वजह से उन्हें धीरे धीरे लग रहा था कि अब तो उनका बेटा उन्हें नहीं मिलेगा। वो अपने कमज़ोर नज़रों से जितने लोगों को हो सके वो देखते थे और सोचते थे कि किसी भी एक बंदे को जो फैमिलियर लगेगा, शायद मेरा बेटा निकल जाए। एक दिन 2 औरतें आती हैं, एक ओल्ड और एक यंग, जो कि शायद मदर और डॉटर होंगी ऐसा लगता है उन्हें, और उनके पीछे पीछे एक मैन आता है तो वो उन्हें होली वाटर ऑफ़र करता है। विलराइट के दिमाग में आता है कि ये जो यंगर लेडी है तो उसका ये मैन फियांसे होगा और उसे लग रहा था कि मैंने कहीं ये यंग मैन को कहीं तो देखा है, इसलिए वो शाम तक वो उसी ही रिकॉल करने में लगा हुआ था कि मैंने इसे कहाँ देखा है या फिर ये मेरे पहचान का है क्या। अब वही बंदा कुछ दिनों बाद वापस से वो दोनों लेडीज़ के साथ वापस से वही आता है
इस बार विल राइट ने अपने वाइफ को भी ले के गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं ना पहचान पाऊँ पर शायद मेरी वाइफ पहचान ले, इसीलिए वो उन्हें लेके जाते हैं। और जैसे ही वो तीनों स्ट्रेंजर्स निकल जाते हैं वहाँ से, तो वो अपने वाइफ को पूछते हैं क्या आप इन्हें पहचानते हो, ये जो मैन अभी गया, तो क्या आप उन्हें पहचानते हो। तो वाइफ ने काफ़ी एंशियसली वो बोलती है कि हाँ, ये तो काफ़ी डार्कर है, कलर में डार्क है, टॉल है, स्टाउटर है, और इसने बिल्कुल जेंटलमैन की तरह ड्रेसअप हुआ है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जब तुम यंग थे, यानी कि विल राइट जब यंग था, तो बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसा ही लग रहा था। ये वो तीन पर्सन, यानी कि वो ओल्ड लेडी, वो यंग लेडी और वो यंग मैन, तीनों निकलने ही वाले थे चर्च से। उतने में विल राइट ने जीन का नाम लिया। वो नाम सुनते ही वो यंग मैन रुक गया, वापस से उसका नाम लिया। तो वो दो वुमेन एक दूसरे को देख रही थी बस कि ये क्या हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और इस बार उन्होंने थर्ड टाइम वापस से जीन का नाम लिया, और इस बार वो मैन रुक गया। उसके दिमाग में पूरी चाइल्डहुड मेमोरीज आने लग गई, और उसने रिप्लाई किया, पापा पियरे मामा जियने। ये वो हमेशा यूज़ करता था जब छोटा था, तो उसकी यही एक चाइल्डहुड मेमोरी उसको याद थी। उसको अपने पापा का सरनेम भी भूल गया था, वो उसके नेटिव प्लेस के बारे में भी भूल गया था, बट उसको सिर्फ यही चीज़ याद थी। तो ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो चुका था। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को इतने सालों बाद, होप उन्होंने छोड़े नहीं, वो मिले आखिर में। और ये सब देख के वो जो दो लेडीज़ खड़ी थी, उन्हें भी काफ़ी रोना आ गया, काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी वो भी। उसके बाद वो सारे लोग वो यंग मैन के हाउस में गए, मतलब यंग मैन मतलब ही जीन के घर पे गए, और पूरी हिस्ट्री उन्होंने वो दो लेडीज़ को भी बताई। क्या हुआ था जीन के साथ, ये उसने अपने मम्मी पापा को भी बताया। क्या हुआ था कि सर्कस पीपल ने उसको लेके चले गए थे, उसको उठा के लेके चले गए थे। 3 साल वो काफ़ी अलग अलग देशों में उनके साथ ही ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद एक दिन एक ओल्ड लेडी ने उसको पे करके उसके साथ रहने के लिए रुका लिया, मतलब उसे अपना बेटा जैसा स्वीकार कर लिया। क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, इसलिए उसको स्कूल में डाल दिया गया। उसके बाद वो कॉलेज गया, और वो ओल्ड लेडी की डेथ हो गई, तो वो बहुत रिच थी, क्योंकि उसके पास कोई और चिल्ड्रन नहीं था, तो सारे पैसे वो जीन को ही मिले। और अब उसकी शादी होने जा रही थी, तो जो दो लेडीज़ थे, एक यंग और एक ओल्ड। तो जो यंग थी वो उसकी फियांसे थी, और जो ओल्ड थी वो यंग लेडी की मम्मी थी। तो इस तरीके से इतने साल दूर रहने के बाद भी वो सब वापस से एक हो सके। तो इस स्टोरी में आपको यही बताया कि पॉजिटिविटी स्किल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से इतना होप रखने से उन्हें अपना बेटा वापस आखिर मिल ही गया। इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें वापस से उनका बेटा मिल ही गया, भले ही इतने सालों बाद मिला हो, पर उनके होप की वजह से, उनके पॉजिटिव थॉट्स की वजह से उनका बेटा उन्हें वापस मिल ही गया। नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास आर.के. नारायण की। आर.के. नारायण ने लिखी हुई अ करियर नाम से। ये रिलायबिलिटी स्किल पे डिपेंडेंट है। तो इस कहानी में एक टॉकेटिव मैन की कहानी है। ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया है। ये काफ़ी सालों पुरानी बात है, जब उनके पास एक शॉप हुआ करती थी। ये तब की बात है जब लॉले एक्सटेंशन ऐसा नहीं था जैसा अभी है, और मार्केट रोड एटलीस्ट अ माइल ऑफ, यानी 1 मील दूर एटलीस्ट मार्केट रोड था। वो घर घर जाके अपना ऑर्डर सिक्योर करते थे। जब मिड डे इंटरवल होता था एक्सटेंशन एलिमेंट्री स्कूल में, तब वहाँ के सारे बच्चे उसी शॉप में आके वहाँ पे कुछ स्वीट्स या रिबन्स या फैंसी स्टेशनरी परचेस करते थे। तो तब वो 25 रुपीज़ का क्रेडिट सेल और 10 रुपीज़ का कैश सेल रोज़ करते थे। और ये तब इतना सेल करना उस वक्त काफ़ी बड़ी बात होती थी। और इन सब चीज़ों की वजह से उनको एटलीस्ट 50 रुपीज़ पर मंथ उनको मिल जाता था। उनका रेंट 5 रुपये होता था, जो कि उनके कबीर स्ट्रीट पे उनका एक छोटा सा घर था, तो उसका 5 रुपये उनका रेंट होता था, जो कि शॉप से 1 माइल दूर था। सुबह 7 बजे वो निकलते थे, और रात में मतलब शाम में 9 बजे वो घर वापस आते थे।
तो ऐसे ही धीरे धीरे 1.5 साल निकल गया। एक दिन क्या हुआ कि एक यंग फेलो वहाँ से गुजरा। वो शायद 20 साल का होगा, ऐसा टॉकेटिव मैन बता रहे हैं। उसने धोती पहनी थी और एक शर्ट पहना था। तो ये टॉकेटिव मैन ने उस बंदे को पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो इसके जवाब में उस धोती पहने हुए लड़के ने क्या किया, हाथ जोड़ लिए और उसने बोला कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, पर मुझे थोड़ा सा खाना और शेल्टर की ज़रूरत है, तो उसके बदले में आप चाहे मुझसे जो करवा लो। और उसके बातों में कुछ ऐसी अट्रैक्टिवनेस थी जिसके वजह से ये टॉकेटिव मैन मान गए। और उसके बाद उन्होंने 1 घंटा उससे बात की। तब उसको पता चला कि वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो कि वैसे तो वेल्दी लैंड होल्डर्स हैं, पर उसकी माँ की डेथ हो गई कुछ ईयर पहले, जिसके वजह से उसके पापा ने एक दूसरी शादी कर ली, जिस वजह से उनकी जो सौतेली माँ थी वो लड़के को अच्छे से नहीं ट्रीट करती थी, इसलिए वो भाग के यहाँ आ गया है। और ये सुन के जो हमारे टॉकेटिव मैन हैं उन्हें काफ़ी दुख हुआ, इसलिए वो उसे अपने घर लेके गए। जब वो घर लेके गए तो उन्हें दिखा कि उनका जो मतलब वो टॉकेटिव मैन का जो बेटा था वो बहुत जल्दी इनके साथ, ये जो लड़का था इसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। जब उनके वाइफ को, यानी टॉकेटिव मैन के वाइफ को ये स्टोरी पता चली तो उन्हें भी काफ़ी दुख हुआ। वो भी सोच रही थी कि इतने से उम्र में इसको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। जब वो निकलने लगा, वो धोती पहना हुआ बंदा जब निकलने लगा, तब उनका बेटा, मतलब कि हमारे टॉकेटिव मैन का जो बेटा है, उसने बोला कि रामू को यहाँ से मत जाने दो, उसे यहीं पे रख लो। रामू कौन? जो धोती पहना हुआ लड़का था, जिसने बताया पूरी स्टोरी कि ऐसा हुआ था उसके साथ, उसके माँ गुजर गई, उसके बाद उसके पापा ने दूसरी शादी की, तो उसका नाम था रामू, तो उसको वहीं पे रख लो, ऐसा वो टॉकेटिव मैन का बेटा बोल रहा था। वो बोल रहा था कि इसको रामू को मैजिक भी आता है। और फिर रामू किचन में चले गया। वो टॉकेटिव मैन के वाइफ को पूछने लगा कि क्या कुछ ज़रूरत है वहाँ पे। और उसने टॉकेटिव मैन के वाइफ को बोला कि आज वही खाना बनाएगा, और उसने खाना बनाने की शुरुआत की। उसने बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया जो कि सबने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके खाना बनाने के बाद क्लीनिंग और स्क्रबिंग में भी वो हेल्प कर रहा था। रात में वो ज़मीन पे ही सो गया, बिना कुछ चादर लिए, ना ही उसने पिलो भी नहीं लिया। और दूसरे दिन सुबह सबसे पहले वही उठ गया था। उसने चूल्हा जलाया और उसने उस टॉकेटिव मैन के वाइफ को उठाया। जब मिड डे हुआ तो उसने टॉकेटिव मैन के शॉप पे खाना भी लेके गया, मतलब डिब्बा लेके गया होगा। वो खाना खा रहा था, यानी टॉकेटिव मैन खाना खा रहा था, तो उतने समय के लिए रामू ने वो दुकान, मतलब शॉप भी संभाली जहाँ पे बच्चे आते थे, कुछ स्वीट्स वगैरह ख़रीदी करते थे। तो वो उतना टाइम उन्होंने दुकान भी संभाली और वहाँ के सारे बच्चे, जितने लोग बच्चे जमे थे, तो उनके साथ भी दोस्ती कर ली। 1 महीने के अंदर ही वो शॉप वर्क पूरा अच्छे से संभालने लग गया था। और उसे कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है ये भी काफ़ी अच्छे से आता था। कस्टमर्स को भी उसके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता था। और रामू के प्रेजेंस की वजह से यहाँ टॉकेटिव मैन का बिज़नेस धीरे धीरे काफ़ी अच्छा होने लग गया था, और अब उसे काफ़ी रेस्ट मिल रहा था। अब वो पूरा का पूरा शॉप वो रामू के हाथ में ही सौंपने की तैयारी कर रहा था। वो लेट जाया करता था शॉप पे, जल्दी आ जाता था, फिर मिड डे में बहुत देर तक घर पे ही रहता था। तो इस तरीके से वो अब शॉप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। कई बार उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि रामू इतना काम करता है तो उसे कुछ तो सैलरी देनी चाहिए मंथली, क्योंकि ऐसे किसी का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। शॉप पे वो बैठ तो रहा है, पर उसे कुछ देना चाहिए उसके बदले। पर जब भी ये सब्जेक्ट निकलता था तो रामू चिढ़ जाता था, बोलता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपका शॉप चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। अब उसका बिज़नेस काफ़ी बढ़ चुका था। अब वो टॉकेटिव मैन ने काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में बटर वगैरह भी आजू बाजू के विलेजेस से ख़रीद लिया था, और मद्रास के मर्चेंट्स से
मद्रास के मर्चेंट को बटर और घी सोल्ड करना स्टार्ट किया और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होने लगा। अब जो टॉकेटिव मैन का शॉप था वो पूरा का पूरा रामू के हाथों में था। एक शाम को क्या होता है कि उन्हें एक रामू के नाम से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है कॉलेरा की वजह से, इसीलिए रामू को वापस से बुलाया है जल्दी से जल्दी। तो दूसरे ही दिन सुबह 5 बजे रामू निकलने की तैयारी करता है, स्टेशन पे रहता है वो। तो वो टॉकेटिव मैन उसको सहारा देता है, बोलता है कि तुम जाओ, टेंशन मत लो यहाँ का। और तभी वो जाते वक्त रामू उसको बता के जाता है कि मैंने सारी चीज़ें सही से कर दी है, आपको कोई डरने की बात नहीं है, मैंने सारा अकाउंट्स वगैरह अच्छे से मेंटेन करके रखा है, आप जाके देख सकते हो। और चाबी मैंने मदर के पास दे दी है। मदर मतलब कौन, जो हमारे टॉकेटिव मैन की वाइफ है उसके पास। और वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि तब टॉकेटिव मैन काफ़ी बिजी था तो उसने देखा ही नहीं शॉप पे जाके, या फिर वहाँ के जो भी अकाउंट्स हैं वो भी चेक नहीं किया। जब उसका कुछ मद्रास का काम कंप्लीट हुआ बिजनेस का, तब वो शॉप पे गया कुछ हफ्तों बाद। और जब उसने रीओपन किया अपनी शॉप तो फर्स्ट थिंग उसने क्या नोटिस किया कि शॉप पूरी की पूरी एम्प्टी थी, कुछ भी वहाँ पे नहीं था, ना राइस थे ना कुछ था। कुछ सोप के डब्बे पड़े हुए थे पर वो भी काफ़ी चीप सोप थे। तो इसीलिए वो स्टॉक को वापस से जमा करने के लिए मार्केट में जाता है, सादिक सेठ के पास जाता है जो कि उनके होलसेल सप्लायर थे। तो वो सादिक सेठ को अपनी लिस्ट देता है कि मुझे ये सामान चाहिए है। और वो लिस्ट देखने के बाद वो सादिक सेठ बोलता है कि तुम्हें ये सब 300 रुपीज़ का सामान चाहिए है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पहले अपने उधारी का जो चीज़ है वो पहले पे कर दो, उसके बाद फिर ये सारे सामान लेना। और तब वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो कोई भी उधारी रखी नहीं है, मैंने तो सब पे कर दिया पहले ही, तो सादिक सेठ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब वो सादिक सेठ समझाता है उसको कि उसके नाम पे 3,500 रुपये अभी भी उसके अकाउंट में बचे हुए हैं, देने के उधारी पे हैं। उसने एक भी इंस्टॉलमेंट अभी पे नहीं की है इतने 3 महीनों से। ये सब सुन के टॉकेटिव मैन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि मैं आपसे बाद में मिलूँगा। बाद में वो टॉकेटिव मैन उस रामू के बारे में थोड़ा सा सर्च करने लगता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। तब उसको पता चलता है कि रामू ने 4 ट्विड सूट्स सिलवाए, 18 सिल्क शर्ट्स सिलवाए और कुछ और भी क्लोथ्स सिलवाए हैं जो कि पूरे 100 रुपीज़ के थे। और साथ ही उसने लेदर सूटकेस भी खरीदी की है और कुछ पंप शूज़, 4 पेयर पंप शूज़ के ख़रीदे हैं और 2 वेलवेट स्लीपर्स के पेयर ख़रीदे हैं। साथ में रिस्ट वॉच, 2 रिंग्स, 1 ब्रूच, सिल्क साड़ी, ब्लाउज़ पीस और ऐसे बहुत सारे परचेस उसने किए हैं। जब उसको ये सारी चीज़ें पता चलती है रामू के बारे में तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ये सारी बातों के बाद उसको ये भी पता चलता है कि उसके जो फादर है वो तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई है और कॉलेरा वोलेरा भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें जब उसे पता चलती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसको पता चलता है कि मैंने विश्वास तो किया, रिलाय किया, उस पर भरोसा रखा, पर ये भरोसा मेरा टूट गया है और सारी चीज़ें उसने लूट के चले गया है। इसके बाद वो टॉकेटिव मैन ने वो शॉप सोल्ड कर दिया, बेच दिया और सारे क्रेडिटर्स को अपना जितना भी बचा हुआ था, जो रामू ने ज़्यादा का एक्सपेंस कर दिया था, वो सारी चीज़ें उसने शॉप बेच के पूरा क्रेडिटर्स को पे कर दिया और मालगुडी छोड़ दिया। अब वो एक बैंकरप्ट था, उसके साथ उसकी वाइफ और 4 चिल्ड्रन भी थे। अब वो लोग फ्रेंड्स के दिए हुए पैसे पे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कुछ अननोन पीपल के दिए हुए पैसे पे जी रहे थे। और कुछ सालों बाद, मतलब 4 सालों बाद, एक बार कॉफ़ी एस्टेट पे उसे क्या दिखा कि मेम्पी हिल्स के कॉफ़ी एस्टेट के मालिक से उसने बात किया तो उसने उन्हें फ्रेश स्टार्ट करने का एक मौका दिया और अब वो कॉफ़ी ट्रेड में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। अब वो रामू के बारे में बताते हैं कि जब उनका ये कॉफ़ी का बिज़नेस स्टार्ट हुआ उसके 1 ईयर पहले वो तिरुपति हिल्स गए थे
और वहाँ पे वो टेम्पल के पास नमस्कार कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ पहचानी हुई आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने देखा कि वहाँ पे रामू है। तब उन्होंने रामू को बोला कि यहाँ देखो। तब वो बोलता है कि मैं नहीं देख सकता, मैं अंधा हूँ। तब उन्होंने रामू से पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। रामू डर गया, वो बोला कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं बताना है। तो वो दूसरे एक पास में ही एक बेगर खड़ा था, उसको पूछता है कि ये है कौन। तब वो बताता है बेगर कि हम दोनों साथ में ही रहते हैं। पास आर्म्स नहीं है, मतलब उसके पास, वो बेगर के पास हाथ नहीं थे पर उसके पास आंखें थी, और जो रामू था उसके पास आर्म्स थे बट उसके पास आंखें नहीं थी। तो वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन के रहते थे। वो बताता है कि रामू 2 साल पहले यहाँ आया था। उसके पास एक बार काफ़ी पैसे हुआ करते थे पहले, हैदराबाद, दिल्ली, बनारस और काफ़ी जगह वो रहता था। पर स्मॉल पॉक्स ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसके आंखें छीन ली स्मॉल पॉक्स ने, और उसके वाइफ ने उसको छोड़ दिया, जिसके वजह से वो कुछ पिलग्रिम्स लोग के साथ यहाँ आ गया था और अब वो दोनों साथ ही यहाँ रहते थे। तो ये सब सुन के पहले तो लगा था कि टॉकेटिव मैन उसे काफ़ी जब भी मिलेगा तो बहुत खरी खोटी सुनाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस उसे बहुत सारी चीज़ें सुना दे कि देख, क्योंकि रामू ने टॉकेटिव मैन का सारा बिजनेस ख़राब कर दिया था, तो इसीलिए उसको उसकी सज़ा मिल गई। ये सारी चीज़ें उसे सुनाने का दिल कर रहा था टॉकेटिव मैन का, बट वो उसने वैसा नहीं किया, उसने बस वहाँ से निकल गया। तो ये थी हमारी नेक्स्ट स्टोरी, जो कि आर.के. नारायण जी की थी। इसमें आपको रिलायबिलिटी के बारे में, यानी भरोसे के बारे में बताया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है हमारी आफ्टर 20 ईयर्स, जो कि लिखा है ओ हेनरी ने। इसमें आपको प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बताया है। तो इस कहानी में आपको क्या बताया है? पुलिस के बारे में बताया। एक कॉप है, यानी कि पुलिस, वो स्ट्रीट पे घूम रहा था, एकदम स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट दिखाते हुए खुद को। वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था स्ट्रीट पे और देख रहा था कि सारे डोर्स अच्छे से क्लोज है या नहीं। वो करीबन 10 बजे थे उस वक्त रात के, और काफ़ी सर्द मौसम था उस वक्त, और थोड़ा थोड़ा रेन भी हो रहा था, बारिश भी हो रही थी। वो हर दरवाजे के सामने रुक के देख रहा था कि हर दरवाज़ा सही से क्लोज है या नहीं, और जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहा था वहाँ के लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, जल्दी अपना सब काम निपटा के यहाँ दरवाज़ा बंद कर लेते थे। और सिर्फ कुछ शॉप और स्मॉल रेस्टोरेंट्स की ही आपको लाइट दिखने को मिलती थी। अब उसे थोड़े देर में उसे एक डार्क एंडेड शॉप के पास मैन खड़ा हुआ दिखा, एक आदमी खड़ा दिखा। जैसे ही वो कॉप, यानी कि जो हमारा पुलिस है, वो वहाँ पे गया, तो वो जो बंदा खड़ा था उसने बताया कि यहाँ सब ठीक है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग यहीं पे मिलेंगे। तो हुआ क्या था कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पे ये शॉप अभी है। तो वो पुलिस बताता है कि हाँ, ये वो रेस्टोरेंट अभी 5 साल पहले ही यहाँ पे बंद हो चुका है। तो वो मैन उसकी कहानी आगे बताना जारी करता है कि 20 साल पहले यही हमने आज ही के दिन उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था मेरे दोस्त के साथ, जिसका नाम था जिम्मी वेल्स। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फेलो था। उसके साथ उसने खाना खाया था और दूसरे ही दिन उसको जाना था वेस्ट में, क्योंकि उसको जॉब ढूंढनी थी और वहाँ पे उसे सक्सेस पाना था। और जिम्मी न्यूयॉर्क से बाहर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए जिम्मी यहीं पे रुकने वाला था और वो जो इंसान है वो यहाँ से बाहर जाने वाला था, जिसका नाम है बॉब। कॉप बोलते हैं कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या आपने इतने 20 सालों में कभी अपने फ्रेंड से बात की है? आपके बारे उससे बात मतलब लेटर के थ्रू या फिर ऐसे कुछ कनेक्शन हुआ है? तो वो बताता है कि हाँ, हमने कुछ साल 1-2 साल बात तो की, उसके बाद हमने छोड़ दिया बात करना। अब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इतने दूर से मैं आया हूँ तो वो ज़रूर यहाँ पे आएगा मुझसे मिलने, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था।
फिर वो धीरे से देखता है कि घड़ी में अभी भी 3 मिनट बचे हैं 10 बजने को। तो वो बोलता है कि अभी वो 10 बजे तक आ ही जाएगा मुझसे मिलने। तो वो कॉप बोलता है कि अगर वो 10 बजे तक नहीं आया तो क्या तुम फिर भी वेट करोगे उसका? तो वो बताता है कि हाँ, मैं फिर भी आधा घंटा और वेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो ज़िंदा होगा तो वो उसे मिलने ज़रूर आएगा। तो वो कॉप बोलता है कि ठीक है, फिर तुम रुको, मैं यहाँ से जाता हूँ। आई होप तुम्हारा फ्रेंड जल्दी ही आ जाए यहाँ पे तुमसे मिलने। ऐसा बोल के वो कॉप निकल जाता है और वापस से सारे दरवाजे सही से लगे हैं या नहीं ये देखते देखते वापस निकल जाता है। उस दिन काफ़ी सर्द मौसम था। धीरे धीरे सर्दी और बढ़ने लग गई थी जैसे जैसे रात बढ़ रही थी। करीब 20 मिनट वेट करने के बाद एक काफ़ी टॉल मैन वहाँ पे आता है और वो उसको पूछता है कि क्या ये तुम ही हो बॉब? जो वेट कर रहा था उस बंदे को पूछता है कि क्या तुम ही हो बॉब? तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें कैसे पता, तुम जिमी वेल्स हो? तब उन दोनों मिलते हैं, उन दोनों बातें स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को दोनों अपने पुराने दोस्त को मिलके काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो बॉब अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे वहाँ पे 20 साल उसने बिताया, क्या क्या किया उसने, कितना सक्सेस पाया उसने। तभी वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने टॉल हो जाओगे। तब वो बताता है कि हाँ, मैं 20 साल के बाद थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ गई, ऐसा वो जिमी बताता है। और फिर वो जिमी उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ पे हम काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं, अपने पुरानी मेमोरीज़ के बारे में बातें कर सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद बॉब रुक गया और बॉब ने उससे दूर हो गया और वो बोलने लगा कि चाहे 20 साल में कितने ही चेंजेस क्यों ना आए, पर किसी की नाक चेंज नहीं हो सकती। तुम जिम्मी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी नाक बहुत ही अलग शेप की दिख रही थी। इसीलिए बॉब बोलता है कि नहीं, ये जिम्मी तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो उससे दूर हो जाता है और जब उसे समझ जाता है कि ये जिम्मी नहीं है, तब वो इंसान एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं जिम्मी नहीं हूँ। तुम 10 मिनट से अरेस्ट में थे क्योंकि शिकागो पुलिस तुमको अरेस्ट करना चाहती थी, तुम्हारा सर्च चालू था और इसीलिए तुम्हारे बारे में जानने के लिए हमने ये ड्रामा किया था। वो ही जिम्मी है करके, बट वो जिम्मी नहीं था, वो एक पुलिस था। तब वो बोलता है कि अगर तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगे तो फिर तो ठीक ही बात है, पर उससे पहले तुम ये एक चिट्ठी दी हुई है वो पढ़ लो। तब बॉब उसे खोल के देखता है तो उसमें उसको दिखता है कि वो एक चिट्ठी जो थी वो जिम्मी के द्वारा लिखी गई थी। जो पहले कॉप उससे पूछने आया था ना, तो वही वो जिम्मी रहता है। उसमें लिखा रहता है चिट्ठी में कि क्योंकि मैं बराबर टाइम पे आ गया था 10 बजे, पर शिकागो पुलिस ने मुझे बोला था कि तुम्हारा फेस दिया था, तुम्हारे फ़ोटो दिया था और तुमको अरेस्ट करने के लिए बोला था, पर मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि फ्रेंडशिप आ रही थी बीच में। इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया और मैंने दूसरे कॉप को भेज दिया तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तो मतलब 20 साल बाद अपने फ्रेंड से मुलाकात हुई भी तो किस तरीके से हुई, उसकी ये स्टोरी है। 20 साल बाद भी उसकी मुलाकात तो हुई, पर ऐसे सिचुएशन में हुई जहाँ वो फ्रेंडशिप भी नहीं निभा सकता था। इसीलिए उसने अपने प्रोफेशन को चूज़ किया, अपना जो वो कॉप था, इसीलिए उसने अपने प्रोफेशन को चूज़ किया और उसने अपना ड्यूटी अच्छे से निभाई। भले ही वो उसने खुद ने नहीं किया, पर उसने दूसरे कॉप को भेज दिया ताकि ड्यूटी सही से निभा सके। तो ये प्रोफेशनल स्किल्स की हमारी स्टोरी थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है लीडरशिप स्किल, जिसमें आपको स्टोरी दिया है द पावर ऑफ अ प्लेट ऑफ राइस, जो कि लिखा है इफियोमा ओकोये ने। 23 फरवरी की बात है। पावर ऑफ प्लेट ऑफ राइस ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे एक लेडी है जिसका नाम है मिसेस चेता अडू। उन्हें थोड़ा जल्दी उनकी सैलरी चाहिए थी, तो वो 23 फरवरी को ही उसकी सैलरी मांग रही थी मिस्टर अजीज़ा से। वो उनके ऑफिस गई, उनसे बोल रही थी कि उन्हें उनके सैलरी जल्दी चाहिए, बट वो मान नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, मैं आपको अभी सैलरी नहीं दे सकता,
मैं 28 फरवरी को ही आपको सैलरी दूंगा, उससे एक दिन पहले भी आपको सैलरी नहीं दे सकता हूँ। पर फिर भी मिसेस चेता अडू मान नहीं रही थी। वो ऑफिस के सामने काफ़ी देर तक वेट करती रही और जैसे ही 4 बज गए और अजीज़ा अपने घर के लिए निकलने लगे, तब वो लेडी उन्हें फॉलो करने लगी। तब वो मिस्टर अजीज़ा बोलते हैं कि आप मेरे पीछा क्यों कर रही हैं, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी वो लेडी उनको फॉलो कर रही थी। उनके घर तक उन्होंने फॉलो किया। उनके घर जाने के बाद भी वहाँ वो घर जाके अंदर घुस गई और बैठ गई बिना इनविटेशन के। उनका घर काफ़ी अच्छा फर्निश था। वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न रखा हुआ था। शेल्फ के बाजू में एक स्मॉल ट्रांजिस्टर रेडियो भी रखा था और बुक शेल्फ के पास में एक स्मॉल डाइनिंग टेबल था जिसके साथ स्टील बैक चेयर्स थी। मिस्टर अजीज़ा अलोन ही रहते थे, अकेले ही रहते थे। उनकी वाइफ और उनके 6 बच्चे ओंटिशा में रहते थे और जो कि वहाँ से 120 किलोमीटर दूर था। मिस्टर अजीज़ा उन्हें देख के मतलब मिसेस अदू को देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मेरा पीछा करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो आप यहाँ से चले जाए, वही अच्छा रहेगा। और उनके जो हाउस बॉय थे, मतलब जो वहाँ पे काम करते थे उनके लिए, उन्होंने मिस्टर अजीज़ा के लिए काफ़ी अच्छा राइस बना के रखा था, मतलब चावल बना के रखे थे। और उसकी स्मेल की वजह से मिसेस अदू को काफ़ी भूख लग गई थी। तो हाउस बॉय ने मिस्टर अजीज़ा का खाना लगा दिया और वो वहाँ से निकल गया। और जैसे ही वो वहाँ से निकला तो मिसेस चेता अडू जो थे वो चेयर पे बैठ गई और उन्होंने डाइनिंग टेबल के पास जाके बैठ गई और वहाँ पे चेयर पे बैठ के जो प्लेट रखी थी, प्लेट के ऊपर जो लिड रखा था वो हटा के उसमें से खाना स्टार्ट कर दिया। राइस पास में स्पून रखा था, उसे लिया और उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। और थोड़े ही देर में मिस्टर अजीज़ा वहाँ पे आए और उन्होंने देख लिया ये सब चीज़ें। तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने मिसेस चेता अडू को बहुत ज़ोर से चिल्ला के पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो तब मिसेस चेता अडू ने उनके क्वेश्चन को इग्नोर किया, सुनी नहीं उनकी बात और कोई भी आंसर ना देते हुए वापस से चावल खाना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही में वहाँ पे एक मीट का बहुत बड़ा पीस पड़ा था, वो भी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर अजीज़ा को इस सब चीज़ों से काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने उनके हाथ से चम्मच छीन लिया और उनकी प्लेट बाजू में कर दी। तब तक उनका बहुत सारा राइस खा के हो ही चुका था। प्लेट ऑलमोस्ट एम्प्टी थी। अब वो चेयर पे से उठी और उनके मिस्टर अजीज़ा के चेहरे पे काफ़ी गुस्सा था। उन्होंने उन्हें जाने के लिए बोला, गेट आउट ऑफ माय हाउस, इस तरीके से बोला। तब मिसेस चेता अडू बोलती हैं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे सैलरी नहीं मिल जाती है। तो इस बात पे मिस्टर अजीज़ा उनको बोलते हैं कि जाओ यहाँ से और बुरसार को बोलो कि वो तुम्हें पे कर दे, अब तुम्हें वो पे कर सकते हैं। तो तब चेता अडू बोलती हैं कि वो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे कि आपने ऐसा बोला है, आप कुछ नोट दे दो उनको दिखाने के लिए। तो वो जल्दबाजी में, क्योंकि वो गुस्सा हुए रहते हैं मिस्टर अजीज़ा, तो वो गुस्से में एक नोट स्क्रिबल करके उनके ऊपर फेंक देते हैं और बोलते हैं अब यहाँ से निकल जाओ। तो वो तब मिसेस चेता अडू अपनी स्माइल रोकते हुए थैंक यू बोलती है उनको और वहाँ से निकल जाती है। अभी भी उनके मुंह में एक मीट का टुकड़ा फंसा हुआ होता है, उसे वो चबाते चबाते वहाँ से निकल जाती है। तो ये थे द पावर ऑफ अ प्लेट ऑफ राइस, जिसमें लीडरशिप स्किल बताया है कि किस तरीके से वो आपको वो सैलरी नहीं देने वाले थे उस लेडी को, फिर भी उन्हें देनी पड़ गई। फिर है नेक्स्ट हमारी स्टोरी है इलियास, जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। इसमें आपको हॉलिस्टिक और विजनरी स्किल्स के बारे में बताया है। ऊफा रीजन में एक बशकीर रहते थे जिनका नाम था इलियास।
इलियास बिल्कुल भी एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनके शादी के 1 साल बाद ही उनके पापा की डेथ हो गई थी और उस वक्त उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पे 7 मेयर्स, 2 काउस और 2 डज़न शिप थे। पर इलियास काफ़ी हार्ड वर्कर थे, इसलिए वो रात दिन काम करना चालू कर दिए और उनके वाइफ के साथ वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी सुधारने लग गए। 35 इयर्स उन्होंने काफ़ी मेहनत की और अब वो एक लार्ज प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके थे। इलियास के पास अब 200 घोड़े, 150 हेड ऑफ कैटल और 1200 शिप थी। मेल वर्कर इलियास के हर्ट्स को टेंड करते थे, वही फीमेल वर्कर्स मेयर और काऊ को मिल्क करती थी और साथ ही उसका कॉमीस बनाती थी। कॉमीस एक हॉर्स के मिल्क का सोर मिल्क ड्रिंक होता है, तो वो बनाती थी और साथ ही बटर और चीज़ भी बनता था। और इलियास के लाइफ में सब चीज़ बहुत ही अच्छी थी, बहुत अब अच्छा हो चुका था सब चीज़ें। सब चीज़ों के लिए वो लकी माने जाते थे। अब वेल्दी लोग भी उनके साथ मिलने लग गए थे, बातें करने लग गए थे। जब भी कोई आता था तो कॉमीस हमेशा रेडी रहता था उनको सर्व करने के लिए। जब भी गेस्ट आते थे तो 1 रैम या 2 रैम हमेशा मार के उनको सर्व किया जाता था। और जब ज़्यादा गेस्ट आते थे तो कभी कभी मेयर को भी मार दिया जाता था। और उनको 2 सन और 1 डॉटर थी। इलियास ने सारे अपने बेटों की शादी कर दिए थे। और इलियास जब पुअर था यानी गरीब था तब उसके बेटे उनके साथ काम करते थे, बट अब क्योंकि वो रिच हो चुके थे तब उनके बेटे भी बिगड़ने लग गए थे। एक उनका जो बेटा था, जो बड़ा था, वो मर गया था क्योंकि एक फाइट में उसको मार दिया गया था। और दूसरा बेटा जो है उसकी वाइफ काफ़ी एरोगेंट थी और वो जो बेटा था वो अपने पापा की बातें सुनना भी बंद कर दिया था। तो इलियास ने उसके बेटे को अपने से अलग कर दिया। उसने अपने बेटे को एक हाउस और कुछ कैटल दे दिया और कुछ वेल्थ दे दिया और उसे अलग कर दिया। कुछ ही दिनों में इलियास के शिप को डिसीज़ हो गई और वो एक एक करके सारे शिप मरने लग गए और अगले साल तक काफ़ी उनको नुकसान हो चुका था, काफ़ी शिप उनके मर चुके थे। अब ऐसी बारी आ चुकी थी कि उनको अपने कोट्स, अपने रक्स, सैडल्स, वैगन्स, ये सारी चीज़ें उन्हें बेचनी पड़ रही थी। इस वक्त तक उनकी बेटी भी मर चुकी थी और उनका बेटा जो था वो वैसे भी सेपरेट रहता था, तो उनको कोई हेल्प नहीं करता था वो। अब उनके ऊपर काफ़ी पुअर स्थिति आ चुकी थी, उनको कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। तो उनके नेबर यानी कि मोहम्मद शाह, उन्होंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ रह सकते हो, मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो, उसके बदले आपको ब्रेड एंड सॉल्ट मैं दूंगा और साथ ही आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया और जो भी गेस्ट आते थे मोहम्मद शाह के घर में, उनके लिए वो कुछ खाना बनाना, इस तरीके के सारे काम ये लोग करने लग गए। तब मोहम्मद शाह ने गेस्ट आए थे तो उनके लिए मोहम्मद शाह ने इन दोनों को खाना बनाने के लिए बोला था। इन दोनों ने काफ़ी मेहनत से खाना बनाया और वो चिंतित थे कि गेस्ट को पसंद आएगा या नहीं। तो गेस्ट बैठे ही थे, उन लोग खाना खा रहे थे और तभी मोहम्मद शाह ने बताया वो गेस्ट को कि तुमने देखा यहाँ से जो अभी ओल्ड मैन गया वो कौन था। तो वो बताते हैं कि ये तो वही है जो एक समय में बहुत रिच हुआ करता था, बट अब क्योंकि उनके शिप को बीमारी हो गई जिस वजह से धीरे धीरे उनके सारी संपत्ति ख़त्म हो गई, तो वो अब ये काम कर रहे हैं। तो गेस्ट काफ़ी हैरान थे ये सब जान के, इसलिए मोहम्मद शाह उनकी बात उनसे करवाते हैं। तो उनकी वाइफ बताती है कि मैं जितना हमारे पास पैसे थे तब हम लोग तब हम इतना खुश नहीं थे जितना हम अब है, क्योंकि अब हमें किसी भी चीज़ की खोने का डर नहीं है। तो ये चीज़ उनके वाइफ उन्हें बताती हैं और ये सारी बात सुन के गेस्ट हंस रहे होते हैं, बट इलियास उन्हें बोलते हैं कि इस बात पे हंसो मत, ये काफ़ी सच बात है। जब हमारे पास सब कुछ था
तो हमें हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं हमारे घोड़े चोरी ना हो जाए या फिर इस तरीके की बहुत सारी चिंता। बट अब हम आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। भले ही हमें रोज़ का काम करना पड़ रहा है, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, और हम अपनी लाइफ अच्छे से सुकून से जी रहे हैं। इस बात पे हंसना छोड़ के फिर गेस्ट सोच में पड़ जाते हैं। तो ये थी हमारी इलियास की स्टोरी। आई होप ये सारी स्टोरीज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके की नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमें कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।